नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर के महीने में दुनिया भर में कोल शॉर्टेज देखने मिला था एंड उसमें इंडिया भी उससे अलग नहीं था। भारत में भी आप देखें तो एक अक्टूबर 2021 में काफी गहरी कोल शॉर्टेज देखने मिली थी और पावर क्राइसिस भी देश भर में देखा गया था। वही दोस्तों, इस साल वापस से एक कोल शॉर्टेज देखने मिल रहा है और इस बार कहीं ना कहीं भारत अकेला इस कोल शॉर्टेज से गुजरता हुआ दिख रहा है। तो एक क्या अगला पावर क्राइसिस आने वाला है? एक बहुत ज्यादा इस पर सवाल उठाया जा रहा है। क्यों ये कोल शॉर्टेज हो रहा है? आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ये कोल शॉर्टेज हुआ है? तो आज की इस क्लास में इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आप न्यूज में देख सकते हैं, जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार जो करीबन 100 से भी ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कोल स्टॉक्स, अगर आप देखें कितना कोल उनके पास जमा है, वो अगर आप देखें तो 25% ऑफ रिक्वायर्ड स्टॉक के भी नीचे जा चुका है, यानी क्रिटिकल मार्क हिट कर चुका है, यानी बिलो क्रिटिकल है। बहुत कम कोल बचा है इन थर्मल पावर प्लांट्स में। 50 से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें तो कोल स्टॉक 10% से भी कम हो चुका है। और अगर हम देखें भारत की बात करें तो 70% ऑफ भारत की जो पावर डिमांड है, मैं इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा, पावर डिमांड की बात कर रहा हूं, वो अगर आप देखें तो कोल से पावर होती है। तो काफी ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है। बट इससे पहले आगे बढ़े, आज के 2 सवाल आपसे मैं पूछूंगा। तो आपको जैसा मालूम है, ऑर्गेनिक मैटर या प्लांट मटेरियल पे जब हीट एंड प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कोल में तब्दील होता है। तो प्लांट मटेरियल को कोल बनने में किन किन स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, क्या पहला होता है, क्या आखिरी होता है, इनको आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपका आंसर मालूम है तो आप कमेंट में मुझे अभी बताइए, पॉज दबाइए। दूसरा सवाल और एक पूछूंगा आपसे। दूसरा सवाल है सेंट्रल, तो हम कुछ पावर सेक्टर का डेटा के बारे के ऊपर ये सवाल बनाया गया है कि सेंट्रल सेक्टर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत की सेंट्रल सेक्टर कंस्टिट्यूट करती है। स्टेटमेंट 2 फॉसिल फ्यूल अगर आप देखें, मोर देन 65% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉसिल फ्यूल से आती है। तो क्या सही स्टेटमेंट है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको आंसर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, क्लास के अंत में इस पर हम चर्चा करेंगे और इस डिस्कशन के द्वारा आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए। अगर नहीं मालूम है तो पॉज दबाइए और आंसर कीजिए। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे, जाके सब्सक्राइब बटन दबाएंगे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसके सिवा दोस्तों, आप उससे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले, यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। वो क्या है? वो है डायरेक्ट हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप, डायरेक्टली मेरे द्वारा मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं। कोई ऑफिस स्टाफ नहीं, आप डायरेक्टली मेरे संपर्क में रहेंगे और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलती है। तो आइए दोस्तों, न्यूज पर चलते हैं। न्यूज में क्या है? न्यूज में है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का 4 दिन पुराना डेटा आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। बस 4 दिन पुराना डेटा, यानी एकदम फ्रेश डेटा है। तो इसका क्या कहना है कि जो भारत की पावर जनरेशन है, जो थर्मल प्लांट्स के द्वारा है, वो अगर आप देखें तो काफी बड़ा नंबर है। लेकिन वो थर्मल पावर प्लांट्स जो डोमेस्टिक कोल यूज करते हैं वो कितने हैं? 182.39 गीगावाट। इतनी बिजली अगर आप देखें तो डोमेस्टिक कोल के इस्तेमाल से पावर प्लांट यूज करते हैं और इनके पास 34% फुल स्टॉक बचा हुआ है। क्रिटिकल लेवल कितना होता है? जब 25% से कम कोल स्टॉक हो जाए। वहीं अगर आप देखें 16.73 गीगावाट जो बिजली जनरेट होती है भारत में कोल के द्वारा, वो इंपोर्टेड कोल का इस्तेमाल करती है। तो इसमें भी एवरेज कोल स्टॉक अगर आप देखें तो कितना है? 34% है। लेकिन 9 थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि 3.56 गीगावाट बिजली आमतौर पर जनरेट करते हैं, वो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं अभी। इसके सिवा तो टोटल 173 थर्मल पावर प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, उनमें से 85 प्लांट्स जो डोमेस्टिक कोल से फायर होते हैं उनके पास लेस देन 25% स्टॉक है। बाकी 34% वाले अगर आप कितने देखें तो वो कितना जनरेट कर रहे हैं? 182.39 गीगावाट। लेकिन 173 थर्मल पावर प्लांट्स में 85 प्लांट्स जो डोमेस्टिक कोल से फायर होते हैं उनके पास लेस देन 25% स्टॉक है। 11 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इंपोर्टेड कोल पे चलते हैं और वो भी 25% का मार्क हिट कर चुके हैं। तो ये डिटेल में डेटा है। क्या कोई आपसे पूछेगा? नहीं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। बस आपसे मुझे कमेंट में आप मुझे बताइए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंदर अधीन है और क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये भी मुझे कमेंट में आपको बताना होगा। चलिए,
तो बस सवाल उससे इतना ही बनता है और कुछ सवाल नहीं बनता है, बाकी सब नंबर्स हैं, सो दैट हम पिक्चर को, बिग पिक्चर को देख सके। तो यहाँ पे सवाल उठता है आखिरकार भारत कोल शॉर्टेज क्यों फेस कर रहा है। दोस्तों ये बुरी न्यूज है, हम कोल शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, पर इसके पीछे जो कारण है वो अच्छा कारण है, वो सुन के आपको खुशी होगी। वो कारण क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत तेजी से बढ़ रहा है, प्रगतिशील इकोनॉमिक ग्रोथ अंडरटेक कर रहा है, अंडरगो कर रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से कोल शॉर्टेज हो रही है। 2021 में अगर आप देखें तो जो भारत की कोल डिमांड थी वो थी 124.2 बिलियन यूनिट्स पर मंथ। एक यूनिट कितना हुआ? 1 किलोवाट आवर, यानी 124.2 बिलियन यूनिट्स की बिजली की डिमांड प्रति मंथ 2021 में आप अगर देखें तो 124.2 बिलियन यूनिट थी। ये 2019 में 2 साल पहले कितनी हुआ करती थी? 106.6 बिलियन यूनिट। और कहा जा रहा है 2022 में ये बढ़ के 132 बिलियन यूनिट होने वाली है। तो भारत तेजी से अपनी पावर डिमांड को बढ़ा रहा है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है भारत में। तो ये अच्छी बात है। इस वजह से हमें जो कोल सप्लाई करना चाहिए, इस डिमांड को मीट करने में थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, पर जल्दी ये भी हो जाएगी। तो अगर हम अक्टूबर 2021 में देखें, जब भारत में कोल शॉर्टेज फेस किया था, एक वीडियो भी मैंने बनाया है डेडिकेटेड, तब भी मैंने आपको बताया था कि सेंटर की एक कोर मैनेजमेंट टीम बनाई गई थी जिसको काम दिया गया था, भैया एनालाइज करो और बताओ क्यों कोल शॉर्टेज हुआ। तो अक्टूबर 2021 में कोल शॉर्टेज के पीछे कारण बताया गया था, वो था कि बहुत ज्यादा बरसात हो गई तो माइनिंग एरिया में, तो इस वजह से माइनिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई, जो माइन का जो प्रोड्यूस था वो उतना हो नहीं पाया, माइंस बंद करने पड़े काफी जगह में। दूसरा कारण बताया था कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसके साथ हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है जो कोल इंपोर्ट किया जाता था वो डिक्रीज हो गया, तो डोमेस्टिक कोल पे जो रिलायंस था, जो भरोसा था, जो रिक्वायरमेंट थी, वो और ज्यादा शूट अप कर गई। वहीं कोल इंडिया लिमिटेड भी आ गई, उन्होंने भी कहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम भी कुछ करेंगे, कोल शॉर्टेज हमें भी दिख रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी जो कोल की जो सप्लाई है अप्रैल 2022 के फर्स्ट हाफ में 14.2% से इंक्रीज कर दी है। इसके सिवा कोल जनरेशन भी वो बढ़ा रहे हैं। तो जो कोल माइनिंग हो रही है और जो कोल जनरेशन हो रहा है, यानी डोमेस्टिक कोल की बात हो रही है, वो अगर आप देखें तो 1.64 मिलियन टन पर डे कोल माइनिंग हो रही है। 2021 में ये डेटा 1.43 मिलियन टन कोल पर डे था, यानी वो भी इंक्रीज किया गया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कोल शॉर्टेज होगा तो क्या होगा? सबसे पहले बिजली महंगी हो जाएगी। बिजली अगर आप देखें तो साथ ही साथ जो पावर सेक्टर है वो बिजली सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हमारा देश का कम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग कम होगा तो उस पावर प्लांट, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लोग काम करते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा, जीडीपी श्रिंक कर सकती है। और साइड सी बात है, इस प्रकार से स्टैगफ्लेशन भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेशन हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। और वहीं अगर आप देखें तो कोल की महंगाई भी बढ़ती जाएगी तो इन्फ्लेशन भी हो जाएगा, तो स्टैगफ्लेशन भी फेस करना पड़ सकता है। तो अब गवर्नमेंट ने कुछ तो स्टेप्स लिया होगा इस प्रॉब्लम को देखते हुए, तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप अपने कैप्टिव कोल, सेंटर ने अलाउ कर दिया स्टेट्स को कि आप जाइए कैप्टिव कोल रिजर्व से 25% तक कोल आप बिजली बनाने में इस्तेमाल करने लगिए। कैप्टिव कोल क्या होता है? कैप्टिव कोल देखिए होता क्या है दोस्तों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए कहीं पर कोई स्टील मिल है, उनको भी तो कोल चाहिए। वैसे ही हो सकता है कहीं पे कोई फर्टिलाइजर प्लांट है, उनको भी पावर चाहिए। तो अक्सर इनके ये लोग कुछ कोल ब्लॉक्स भी ये लोग परचेज करते हैं, और उस कोल ब्लॉक्स का एक ही पर्पस होता है, वो टाइड होता है, बंधा हुआ होता है। यदि स्टील मिल का कोल प्लांट है, स्टील मिल का वो कोल फील्ड है, तो वो कोल का इस्तेमाल बस और बस उसी स्टील प्लांट में किया जाएगा। वैसे ही अगर वो फर्टिलाइजर प्लांट है, उसका कोल फील्ड है, तो उसको जो आवंटित किया गया है कोल, उसका इस्तेमाल बस और बस फर्टिलाइजर बनाने में होगा। लेकिन ये अभी आपातकाल जैसी स्थिति है ना, इमरजेंसी नीड्स है, तो क्या किया जाएगा? इसको अनटाई कर दिया जाएगा। बोला का 25% तक जो कोल आप बना रहे हो वो पावर सेक्टर को ट्रांसफर करवा देना। तो इससे क्या होगा? कोल रिजर्व कुछ छूट जाएंगे उस कैप्टिव यूज से, और इससे बिजली बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके सिवा जो पावर जनरेटिंग कंपनीज, उनको कहा जा रहा है कि अपने कोल में मिलावट करो, ब्लेंड करो। किससे ब्लेंड करोगे? इंपोर्टेड कोल से ब्लेंड करोगे। इंपोर्टेड कोल क्या होता है? महंगा होता है। यदि महंगा कोल से ब्लेंड करोगे तो क्या हो जाएगा? खर्चा कोल का बढ़ जाएगा, कोल तो बिजली क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। लेकिन जो भी है दोस्तों, इनको कहा गया है ब्लेंड करें। तो इससे क्या होगा कि सीआईएल पे जो बर्डन पड़ गया है कि आप ही कोल सप्लाई करो सबको, तो वो जो डिमांड है, सीआईएल पे जो लोड है, वो कहीं ना कहीं शेयर कर पाएंगे। इसके सिवा
लॉन्ग टर्म में आप देखिए तो सेंटर ने काफी रिफॉर्म्स पास किए हैं। सबसे पहले CIL का, कोल इंडिया लिमिटेड का मोनोपोली हुआ करता था भारत में कोल माइनिंग में, तो अब कमर्शियल माइनिंग भी भारत में अलाउ कर दिया गया है, तो इससे थर्ड पार्टीज, प्राइवेट पार्टीज भी कोल माइनिंग अब कर सकते हैं। इसके सिवा सरकार ने यह भी कहा था कि जो अर्ली कोल प्रोडक्शन करके देंगे उनको रेवेन्यू शेयरिंग में रिबेट भी मिलेगा। 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट तक जो प्रॉमिस की गई थी वो CIL के ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो बेसिकली क्या किया गया है कि यदि आप अर्ली कोल प्रोडक्शन करेंगे तो आपको रिबेट इन रेवेन्यू शेयर मिलेगा, यानी कुछ छूट मिलेगी रेवेन्यू शेयर में, तो इससे वो भी मोटिवेट होंगे, ज्यादा कोल प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इससे कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स हैं उनको भी समस्या हो रही है। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से तो साहब ये सारे के सारे कोल माइन प्राइवेट सेक्टर के जो होंगे, ये कहीं ना कहीं जो मिनरल रिच स्टेट्स के जैसे झारखंड है, उनका कहना है कि हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उन पर इसका बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि ये तो एकदम कोल माइनिंग करेंगे, तेजी से करेंगे तो सस्टेनेबल नहीं होगा, तो उनको बहुत दिक्कत होगी। हालांकि ये भी एक व्यू पॉइंट है जो जरूरी था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आइए कुछ नंबर जल्दी से देख लेते हैं सो दैट आप क्वेश्चन कर सकें। तो कोल से अगर आप देखें तो टोटल फॉसिल फ्यूल का इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात हो रही है, कितना है? तो आप नंबर्स तो आपको याद नहीं होंगे लेकिन परसेंटेज याद होगा। 60% से थोड़ा कम 59.7% जो इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी है वो फॉसिल फ्यूल से रन होती है, जिसमें से कोल का शेयर कितना है? 51.6%। बाकी पावर जनरेशन कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहां पर है? तो आप देखोगे रिन्यूएबल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें से 38.5% आपको देखने मिलता है, जिसमें से सबसे ज्यादा शेयर आप देखोगे तो किसका है? सोलर का है। उसके बाद आप देखोगे तो हाइड्रो का है। उसके बाद आप देखेंगे तो कहीं विंड का आता है। ठीक है, इसके सिवा न्यूक्लियर कितना याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है, 1.7% है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल कितना हो जाता है? करीबन 40.3% नॉन फॉसिल फ्यूल से हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इसके सिवा अगर हम सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर का देखें पावर प्रोडक्शन में क्या वेटेज है, तो आप देखोगे जो इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी की ही बात कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर का वेट कितना है? 48.5% है। और सेंटर और स्टेट का कितना हो जाता है? आप देखोगे तो 26.7% स्टेट का है, सेंटर का 24.9% है। तो अब आपके पास ये सवाल है, तो जब हीट एंड प्रेशर इंक्रीज होगा तो कोल कैसे बनता है? तो सबसे पहले प्लांट मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मैटर जिसको कहते हैं। इस पे जब प्रेशर एंड टेम्परेचर पड़ता है तो ये अगर आप देखोगे तो सबसे पहले किसमें, तो मैं आप बताऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से क्या है आंसर, ABCD। तो आई होप आपने आंसर कर दिया है, तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लांट मटेरियल सबसे पहले किसमें तब्दील होगा? सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो वो किसमें तब्दील होगा? पीट में तब्दील होगा, पीट में तब्दील होगा। पीट फिर किसमें बनेगा? तो वो आप देखोगे लिग्नाइट में बनेगा। लिग्नाइट किसमें बनेगा? सब बिटुमिनस में बनेगा। बिटुमिनस, सब बिटुमिनस बिटुमिनस में बनेगा, और उसके बाद बिटुमिनस एंथ्रासाइट कोल में तब्दील हो जाएगा। एंथ्रासाइट क्या हो जाता है? मेटामॉर्फिक हो जाता है। बाकी सब क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, तो एंथ्रासाइट इज मेटामॉर्फिक। फाइनली आप देखोगे तो क्या बनेगा? एंथ्रासाइट बनेगा। तो ये क्या ऑर्डर है? 1 6 2 3 4 5। तो आंसर इज सी। तो आप देख सकते हैं फर्दर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके सिवा अगला सवाल था आपसे, सेंट्रल सेक्टर का हाईएस्ट शेयर है पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी में, ट्रू या फॉल्स? स्टेटमेंट 2, फॉसिल फ्यूल के द्वारा 65% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन हमको देखने मिलता है, ट्रू या फॉल्स? क्या सही है बताइए? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। तो क्या आंसर है दोस्तों? आंसर अगर आप देखें तो बी है, यानी कि आप देखें तो बस स्टेटमेंट 2 कहीं ना कहीं आपको सही, स्टेटमेंट 2 आप अगर देखो तो दैट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो सेंट्रल सेक्टर का क्या हाईएस्ट शेयर है? नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहां से आता है? प्राइवेट सेक्टर से आता है, 48.5%। फिर आप देखोगे तो सेंटर का 24.9 है, स्टेट का 26.7 है। फॉसिल फ्यूल अगर आप देखें तो 60% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखने मिलता है, तो 59.7% है, तो एक्चुअली माफ कीजिएगा, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फॉसिल फ्यूल का कितना है? 59.7% है। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि नॉन फॉसिल फ्यूल का कितना है, यहाँ पे हमने देखा है नॉन फॉसिल फ्यूल अगर आप देखें तो 40.3% है। तो करीबन 59.7% कहाँ से आता है? फॉसिल फ्यूल से आता है। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, तो आंसर इज डी, दैट इज नीदर 1 नॉर 2, नीदर 1 नॉट 2।
तो दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पाथफाइंडर करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 का टेस्ट सीरीज भी है हमारा, तो इसमें आप जरूर जुड़िए। सैटरडे 5 PM को है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रैंक 1 to 3 को अनअकैडमी नोट्स एंड आर्टिकुलेट मैगजीन मिलेगी, रैंक 4 to 10 को आर्टिकुलेट मैगजीन मिलेगी। इसके सिवा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 24 अप्रैल को, ऑफलाइन भी कंडक्ट करा रहे हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पर? मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो आप क्या करेंगे? निश्चिंत होकर एनरोल करेंगे, यूज द कोड KC10। इसके सिवा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमने एक नई ऑफरिंग ऐड की है, दैट इज प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट। आप देख सकते हैं ये 10 बुक्स हैं एंड ये 10 सब्जेक्ट वाइज हमने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया है, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बाद आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और क्वेश्चंस लगाने के बाद आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी रॉक सॉलिड हो जाएगी। तो दोस्तों ये 10 प्रिंटेड बुकलेट्स जिनकी कीमत आप देखिए मार्केट में करीबन 7,500 रुपए है, ये आपको फ्री मिलेगी आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। सिर्फ आइकनिक नहीं दोस्तों, गुड न्यूज है, हम आपको इसको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन बस अप्रैल 25, 2022 तक। उसके बाद सिर्फ आइकनिक के साथ ही ये मिलने वाली है। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो अभी आइडियल टाइम है। इसके सिवा CSE एश्योर है दोस्तों, जिसमें यदि आप 2 साल की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप KC10 कोड यूज करें और जल्दी से जाएं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। इसके सिवा इंटरव्यू प्रोग्राम है, अगर आप मॉक इंटरव्यू आपके दोस्त देने वाले हैं तो इसका हिस्सा जरूर बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस है। जो प्लस सब्सक्रिप्शन इसकी कीमत है 1 साल की 46,791, 1 साल की आइकनिक की 67,041, 1 साल की ऑप्शनल की 24,750 रुपए। तो आप निश्चिंत होकर KC10 कोड का इस्तेमाल करें, 0% EMI में लोन लें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। स्पेशल क्लासेज हैं, प्लस क्लासेज हैं, इन सभी का फायदा उठाइए। संडे टू थर्सडे निकालो प्रीलिम्स भी हम रन करते हैं। इसके सिवा UPSC CSE बैचेस हैं, 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश बैचेस भी हमारे बहुत सारे रन हो रहे हैं। अनअकैडमी आप देख सकते हैं 55,000 से ज्यादा लर्नर्स ने हमारे टेस्ट में एनरोल किया है, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है, तो इसमें जरूर आप जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।